पीरियड गुप्त काल स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने किया था कि प्राचीन भारत में, एंशियंट इंडिया में हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया था, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया था, फिर मौर्य, शुंग, कर्ण, उसके बाद सातवाहन आए थे। सातवाहन के बाद कुषाण हैं और कुषाण के बाद गुप्त हैं। गुप्त, तो गुप्त काल आज का जो सेक्शन है गुप्त काल है। और गुप्त काल की जो शुरुआत होती है, हालांकि दो बातें हैं, एक गुप्त काल है, एक गुप्त वंश है। और यहां समस्या होती है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुप्ता डायनेस्टी एंड गुप्ता पीरियड। तो गुप्त काल और गुप्त वंश में अंतर है, इस अंतर को समझना होगा। उस अंतर को समझेंगे तो आसान हो जाएगा पढ़ना। तो वी आर स्टडिंग गुप्ता पीरियड, हम लोग गुप्त काल पढ़ रहे हैं। जब गुप्त काल की बात कर रहे थे तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम, तो इसकी शुरुआत होती है 319-20 ईस्वी से, 319-20 ईस्वी से, फ्रॉम 319-20 AD। बट व्हेन वी टॉक अबाउट गुप्ता डायनेस्टी, जब गुप्त वंश की बात करते हैं तो गुप्तों की वंशावली पूना ताम्रपत्र अभिलेख में दिया गया है। पूना ताम्रपत्र अभिलेख में दिया गया है, प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र अभिलेख है, जिसमें गुप्तों की जो वंशावली शुरुआत होती है 280 ईस्वी से शुरुआत होती है। और ये श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे, श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे। तो ये भी अंतर को समझना जरूरी है। लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं लेकिन पता नहीं रहता, रट्टा मार कि श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, बट श्रीगुप्त वाज नॉट द फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्त काल का संस्थापक नहीं था। गुप्त काल दैट मीन्स गुप्त संवत। गुप्ता पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 319-320 AD और यहां से शुरुआत होती है। और इसका संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्त काल की शुरुआत, गुप्त संवत की शुरुआत। और तब यहां 3 संवत आपके काम का हो गया। 3 संवत, सबसे पहले भारत का सबसे प्राचीन संवत विक्रम संवत है। विक्रम संवत सबसे प्राचीन संवत, विक्रम संवत, विक्रम पीरियड। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 58 AD BC, 58 ईसा पूर्व। ठीक है, तो 58 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत होती है, 58 ईसा पूर्व से। अब 58 ईसा पूर्व से शुरुआत हो गया तो ईसवी सन से कितना साल पहले, 57 साल पहले, ईसवी सन से 57। तो ईसवी सन से 57 साल आगे रहता है विक्रम संवत, पता है ना, जिसमें हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, याद है 26 नवंबर 1949 को। तो उसमें हमारे संविधान में लिखा हुआ था, आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी, यानी विक्रम संवत में 2006 था। यानी यहाँ पर 49 में अगर 57 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2006। तो विक्रम संवत सबसे प्राचीन है, लेकिन इसको भारत ने राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार नहीं किया। संविधान हमारा बन गया था 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन हमने राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकार किया था 1957 में, 1957 में, 22 मार्च 1957। पता ही होगा, पॉलिटी का सेक्शन है, उसमें भी हम लोग देखेंगे विक्रम संवत। विक्रम संवत के बाद एक संवत आता है शक संवत। शक संवत है दिमाग में, शक संवत। और शक संवत की बात करेंगे तो शक संवत का जो टाइम पीरियड है कब है, 78 AD ईस्वी, 78 ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं है। और तब विक्रम संवत की जब बात करेंगे, विक्रम संवत, तो विक्रम संवत नहीं, विक्रम संवत नहीं, अब गुप्त संवत। नेक्स्ट जब बात करेंगे हम लोग गुप्त संवत की बात करेंगे तो गुप्त संवत का जो टाइम पीरियड है, देखिए शक संवत कब है, 78 AD, 78 ईस्वी। विक्रम संवत है 58 ईसा पूर्व। और गुप्त संवत है, गुप्त संवत, गुप्ता पीरियड, ये स्टार्ट होता है 319-20, कहीं कहीं 19 रहता, कहीं कहीं 20, कोई एक ही रहेगा, कभी दोनों नहीं रहेगा, 319-20 ईस्वी में। क्लियर। तो हम लोग गुप्त काल पढ़ रहे हैं। तो गुप्त काल में सबसे पहले हम लोग गुप्तों की वंशावली देख लेते हैं। गुप्तों की
वंशावली देख लेते हैं। तो वंशावली में याद रखिएगा, वंशावली जब हम लोग बात वंशावली की कहते हैं, जो इसका जो इंपेरर शासक वर्ग की बात करते हैं, तो श्रीगुप्त इसका संस्थापक है। लेकिन श्रीगुप्त और घटोत्कच, हेडिंग लिख लीजिए ना, गुप्त काल। गुप्त काल आपकी हेडिंग होनी चाहिए, हेडिंग राइट डाउन, हेडिंग हेडिंग लिखिए गुप्त काल, गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल। गुप्त 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 के बारे में लिखिएगा श्रीगुप्त, पॉइंट लिखिएगा श्रीगुप्त। गुप्ता पीरियड हम लोग कर रहे हैं। श्रीगुप्त वाज तो श्रीगुप्त कुषाणों का सामंत था, कुषाणों का सामंत था। वाजा फ्यूडल ऑफ कुषाण, कुषाणों का सामंत, फ्यूडल, ठीक है, ये सामंत था, फ्यूडल था। फ्यूडलिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं, सामंतवाद पढ़ चुके हैं, राजा के नीचे राजा वाली स्थिति। तो श्रीगुप्त कुषाणों के सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे। एंड फाउंडर ऑफ, तथा गुप्त वंश के संस्थापक थे। एंड फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, और गुप्त वंश के संस्थापक थे। 2 पॉइंट किया अभी। पहला क्या किया, श्रीगुप्त कुषाणों के सामंत थे। याद रखना है, एक एक चीज दिमाग में बैठा लेना है। श्रीगुप्त कुषाणों के सामंत थे, पहली बात। और दूसरी बात याद रखना है कि श्रीगुप्त गुप्त काल के, नहीं, गुप्त वंश के संस्थापक, गुप्त वंश के, श्रीगुप्त कुषाणों के सामंत और श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक। इसके बाद याद रखिएगा श्रीगुप्त और घटोत्कच, ये जो 2 लोग हैं, ये दोनों लोग क्या है, तो ये दोनों लोग ऐतिहासिक कम है, पौराणिक ज्यादा है। पुराणों में, कथा पुराणों में इनकी चर्चा है। और इसके बाद वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, जिसे गुप्त काल का संस्थापक भी बोला जाता है। देखिए, नुक्ता के फेर से खुदा जुदा हो जाता। अक्सर मैं बोलता हूं, बिंदु, खुदा और जुदा एक टाइप से लिखा जाता है, केवल बिंदु का फर्क है। ऊपर बिंदु दीजिएगा तो खुदा, वही बिंदु नीचे दीजिएगा तो जुदा। गुप्त वंश का संस्थापक पूछ रहा है तो श्रीगुप्त, और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है तो चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल का संस्थापक पूछ रहा है तो चंद्रगुप्त प्रथम। यही फर्क है, क्योंकि यहीं से गुप्त काल की शुरुआत होती है 319 ईस्वी से, और उसका संस्थापक चंद्रगुप्त। इंग्लिश में क्या होता है ना, संवत को पीरियड के रूप में ही पता है, तो काल के रूप में पता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक था। तो एक पॉइंट लिख सकते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड, तथा वह गुप्त संवत का संस्थापक भी था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, तथा वह गुप्त संवत का संस्थापक भी था। गुप्त संवत का संस्थापक भी था, गुप्त संवत। क्लियर? अब शासक वर्ग आपके दिमाग में रहना चाहिए। अभी बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि गुप्त काल में कहानियां ही ढेर सारे। गुप्त काल में एक नए रूप में ब्राह्मण धर्म आया, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म की उत्पत्ति यहीं से होती है। हिंदू धर्म के बारे में भी जानेंगे। हिंदू रिलीजन, दैट मीन्स हिंदू रिलीजन। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हिंदू धर्म की जब बात करते हैं तो हिंदू धर्म मंदिर से जुड़ा हुआ है, मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ है। तो मूर्ति पूजा की शुरुआत, मंदिर का कॉन्सेप्ट, ये सब गुप्त काल में ही आया। इससे पहले आर्य अग्नि पूजक थे। आग में क्या करते थे, अग्नि में ये सब कुछ ये करते थे, मतलब अग्नि में अग्नि की पूजा करते थे। आग में कुछ भी ईश्वर को भेजना रहता है तो यज्ञ के द्वारा उसमें ये आहूत करते थे। तो ये वाला जो था पहले का कॉन्सेप्ट, वो अब चेंज हो गया। तो चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर? तो अब कौन कौन शासक हैं ये भी आपके दिमाग में है, एक फटाफट में लिख लीजिए कि गुप्त काल के शासक। गुप्त काल के शासक नंबर 1 में लिखेगा श्रीगुप्त, नंबर 1 में श्रीगुप्त, और नंबर 2 में घटोत्कच, नंबर 1 श्रीगुप्त। शासक वर्ग, एम्पेरर, एकदम दिमाग में रहना चाहिए। पहला हो गया श्रीगुप्त, दूसरा हो गया घटोत्कच, तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम, थर्ड में चंद्रगुप्त फर्स्ट, फोर्थ में काच, फिफ्थ में समुद्रगुप्त, सिक्स्थ में रामगुप्त। एकदम फटाफट लिखना है। श्रीगुप्त, घटोत्कच, ये तो ऐतिहासिक नहीं पौराणिक है। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर काच, समुद्रगुप्त, रामगुप्त। उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय,
फिर गोविंदगुप्त, गोविंदगुप्त के बाद कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद भानुगुप्त, भानुगुप्त के बाद विष्णुगुप्त। क्लियर? एकदम फटाफट लिखना है। श्रीगुप्त संस्थापक है, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच है, फिर चंद्रगुप्त प्रथम है, काच है, काच के बाद समुद्रगुप्त सबसे शक्तिशाली, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त है, रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे, देखिए सबसे शक्तिशाली यहाँ समुद्रगुप्त माना जाता है, लेकिन शक्तिशाली के साथ साथ महान शासक बोला जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। और उसके बाद गोविंदगुप्त, गोविंदगुप्त के बाद फिर कुमारगुप्त, कुमारगुप्त सबसे ज्यादा अभिलेख इसी के प्राप्त होते हैं, कुमारगुप्त के। इसके बाद स्कंदगुप्त के समय में हुनों ने आक्रमण किया था भारत पर, हुनों के आक्रमण को इसने विफल किया। भानुगुप्त अथवा विष्णुगुप्त, देखिए ये थोड़ा कंट्राडिक्शन है इसमें, कहीं कहीं भानुगुप्त को अंतिम शासक मानते हैं, कहीं कहीं विष्णुगुप्त को, लिख लिए, ठीक है। तो भानुगुप्त या विष्णुगुप्त ये अंतिम शासक, अंतिम शासक में ये दोनों का आता है, अंतिम शासक लास्ट रूलर। तो लास्ट रूलर में अंतिम शासक के अंतर्गत ये एक पॉइंट दिमाग में रखना है। हालांकि भानुगुप्त इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भानुगुप्त के समय में एरन अभिलेख प्राप्त होता है, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य भानुगुप्त के काल का प्राप्त होता है। इसी के काल में सती हुई थी। भानुगुप्त का सेनापति था गोपराज, गोपराज की जब मृत्यु हो गई थी तो उसकी पत्नी उसके साथ सती हो गई थी। वी कम टू नो अबाउट सती सिस्टम थ्रू द एरन इंस्क्रिप्शन। एट फर्स्ट इट वाज, सती सिस्टम वाज डिस्क्राइब्ड इन एरन इंस्क्रिप्शन। एरन इंस्क्रिप्शन इज द इन द पीरियड ऑफ भानुगुप्त, भानुगुप्त के काल का एरन अभिलेख है। और एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा की प्रथम जानकारी मिलती है। जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी उसके साथ सती हो जाती थी, इसका उल्लेख मिलता है। एक एक पॉइंट को लिखते हुए लिखवा दूंगा मैं, पहले दिमाग बैठाना। जैसे देखिए मेरे दिमाग में बैठा हुआ है तो आपके दिमाग में भी रहना चाहिए। सबसे पहले श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद काच, काच के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त, रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गोविंदगुप्त, फिर कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद भानुगुप्त। अथवा यहाँ पर और ढेर सारे शासक है जिसकी जानकारी का अभाव है, लेकिन इतना याद रखेंगे। तो एक एक करके सबको करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम से ही। हालांकि एक चीज याद रखिएगा, गुप्तों की वंशावली, गुप्तों की जो वंशावली है ना, इट वाज गिवन, मतलब कि जो जितने भी एम्पेरर हैं इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है, तो रूलर्स ऑफ गुप्ता पीरियड वे आर डिस्क्राइब्ड इन द कॉपर इंस्क्रिप्शन, कॉपर कॉपर इंस्क्रिप्शन ऑफ पूना, पूना का ताम्रपत्र अभिलेख में सबसे पहले गुप्तों की वंशावली का पता चलता है। तो एक पॉइंट लिख दीजिए, गुप्तों की वंशावली की, गुप्तों की वंशावली, वंशावली का एक प्रमुख स्रोत, गुप्तों की वंशावली का एक प्रमुख स्रोत पूना ताम्रपत्र लेख है। कौन है? पूना ताम्रपत्र लेख, पूना ताम्रपत्र लेख, कॉपर, पूना कॉपर पेपर इंस्क्रिप्शन, पूना ताम्रपत्र लेख, कॉपर पेपर इंस्क्रिप्शन, पूना ताम्रपत्र लेख। इट वाज इशूड बाय, लिखिएगा, इसे प्रभावती गुप्त ने जारी किया था। इट वाज इशूड बाय प्रभावती गुप्त, यह प्रभावती गुप्त द्वारा जारी किया गया। इट वाज डिस्क्राइब, इट वाज इशूड बाय प्रभावती गुप्त, यह प्रभावती गुप्त के द्वारा जारी किया गया। पूना ताम्रपत्र लेख किसके द्वारा जारी किया गया? प्रभावती गुप्त के द्वारा जारी किया गया। प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी। लिख दीजिए, प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त कौन थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी जिसका विवाह, ठीक है, तो शी वाज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य हु गॉट मैरिड विथ वाकाटक रूलर रुद्रसेन द्वितीय, जिसका विवाह वाकाटक नरेश, जिसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय, वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, रुद्रसेन द्वितीय।
रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। तो रुद्रसेन द्वितीय से किसका विवाह हुआ था? वो प्रभावती गुप्त का। प्रभावती गुप्त कौन थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी। इससे संबंधित अभिलेख कौन सा है? पूना ताम्रपत्र लेख है, पूना ताम्रपत्र लेख है। क्लियर? एक एक पॉइंट को, हाँ कुछ पूछना था, ठीक है, एक एक चीज को दिमाग में बैठाइए। और ये याद रखेंगे, वाकाटक, वाकाटक वंश का शासन कहाँ था? विंध्याचल के एरिया में, विंध्याचल के एरिया में, विंध्य वाले एरिया में था इसका क्षेत्र। चलिए, तो अब हम लोग इसको करते हैं, कौन सा? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में लिखेंगे सबसे पहले। तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम से रिलेटेड पहले ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर इसमें जो जो पॉइंट रहेंगे महत्वपूर्ण वो मैं बताते जाऊंगा। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट, 319 से 335 ईस्वी, 319 से 335 ईस्वी। ही वॉज द रियल फाउंडर, वो वास्तविक संस्थापक था, रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। ही हैड टेकन द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज, उसने महाराजाधिराज की उपाधि ली। ही हैड टेकन द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज, उसने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। महाराजाधिराज की उपाधि किसने लिया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। वी कम टू नो अबाउट चंद्रगुप्त फर्स्ट थ्रू द सिल्वर कॉइन्स, तो रजत मुद्राओं से जानकारी मिलती है। तो जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है रजत मुद्राएं, सिल्वर कॉइन्स। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसने विवाह किया था और इसने गुप्त संवत की शुरुआत की 319-320 ईस्वी में, 319-20 ईस्वी में इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। इतने पॉइंट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। पहला तो कि ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। ही हैड टेकन द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज, उसने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। वी कम टू नो अबाउट चंद्रगुप्त फर्स्ट थ्रू हिज सिल्वर कॉइन्स, हम लोग रजत मुद्राओं से, उनके द्वारा जारी किया गया रजत मुद्राओं से इसके बारे में जानते हैं। और रजत मुद्राओं से पता चलता है, इसी सिल्वर कॉइन से पता चलता है कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उसने विवाह किया था। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और गुप्त संवत की शुरुआत इसी ने की थी। एक पॉइंट लिख दीजिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम के 2 रजत सिक्के प्राप्त होते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के 2 रजत सिक्के प्राप्त होते हैं। देयर आर 2 सिल्वर कॉइन्स रिलेटेड टू चंद्रगुप्त फर्स्ट। देयर आर 2 सिल्वर कॉइन्स रिलेटेड टू चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त प्रथम के 2 रजत सिक्के प्राप्त होते हैं, जिससे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। थ्रू विच वी केम टू नो अबाउट चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिससे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही गुप्त काल के शुरुआत की जानकारी मिलती है। गुप्त काल के शुरुआत की जानकारी मिलती है। Also, we come to know about the starting of Gupta period. Starting of Gupta period, गुप्त काल की शुरुआत की जानकारी मिलती है। और शुरुआत कब हुआ? 319-20 ईस्वी में। इससे पहले याद रखना है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के सामंत थे। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित जानकारी मिलती है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह हुआ तो लिच्छवी के राजा हो गए इनके ससुर, हो गए ना, फादर इन लॉ हुए ना लिच्छवी के जो शासक है, लिच्छवी किंग। और इसका पुत्र हुआ काच और समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो हो गया लिच्छवी के राजा का क्या हो गया? नाती हो गया। इसीलिए समुद्रगुप्त के लिए लिच्छवी दौहित्र शब्द का प्रयोग किया गया। लिच्छवी दौहित्र का यही मतलब है कि लिच्छवी नरेश का नाती है, लिच्छवी दौहित्र। तो लिच्छवी दौहित्र शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? समुद्रगुप्त के लिए। तो बाद में हम लोग देखेंगे। इससे रिलेटेड इतना पॉइंट याद रखेगा, चंद्रगुप्त प्रथम के 2 सिक्के जो मिलते हैं, उसी सिक्का पर कुमार देव्य लिखा हुआ है, गुप्त संवत लिखा हुआ है। फिर उसी पर, तो उसी 2 सिक्का का अध्ययन करके न्यूमिस्मेटिक्स, आप लोग को पता है ना, न्यूमिस्मेटिक्स किसको बोलते हैं? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स
सिक्कों के अध्ययन को। तो सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, और इसी सिक्कों के अध्ययन से, न्यूमिस्मेटिक्स से हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अगले सेक्शन पे चलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन आया? काच। लेकिन काच उतना शक्तिशाली नहीं था, काच को हटा करके समुद्रगुप्त ने शासन प्राप्त किया। तो अगला सेक्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो लिख लीजिएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त सबसे शक्तिशाली, तो अबाउट समुद्रगुप्त, मोस्ट पावरफुल, मतलब एमोंग द गुप्ता रूलर्स, गुप्ता शासकों में सबसे शक्तिशाली, मोस्ट पावरफुल वर्ड समुद्रगुप्त। टाइम पीरियड देखिए, टाइम पीरियड उसका टाइम पीरियड देखे थे, देखिए ये 335 है ना, इससे एक साल पहले तक, यानी कि देखिए 280 से लेकर 319 तक, 319-20 तक श्रीगुप्त है और घटोत्कच है। 319-20 ईस्वी में, 319-20 ईस्वी में गुप्त काल की शुरुआत होती है, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, और यहाँ से 334 ईस्वी तक, 334 ईस्वी तक रहा। इसके बाद जो है काच उतना पावरफुल नहीं है, तो काच को हटा दिया और 335 में शासक बन गया समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का काल कितना है? 335 से 375, अच्छा खासा शासन काल है। तो एक तो काल याद रखेगा, 335 ईस्वी से 375 ईस्वी, क्लियर। इसके बाद ये सबसे शक्तिशाली था। इसके समय में गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ, एक्सपेंशन ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो गुप्त साम्राज्य का एक्सपेंशन हुआ, विस्तार। देखिए प्रयाग प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसेन, और वही लिखता है कि आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया प्रयाग प्रशस्ति से, यही ना। तो ये पता चलता है। तो ये आर्यावर्त के 9 शासकों को, दक्षिणावर्त पथ नहीं, दक्षिणावर्त कर दीजिएगा, आर्यावर्त दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त के 12 शासकों को। तो आर्यावर्त, दक्षिणावर्त, या फिर दक्षिणापथ भी है, दक्षिणापथ भी चलेगा, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलेगा, दक्षिणापथ भी चलेगा। तो आर्यावर्त के 9 शासकों को, दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया। तो वी कम टू नो अबाउट समुद्रगुप्त थ्रू द प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। तो इसकी जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है ना, वो प्रयाग प्रशस्ति ही है। प्रयाग प्रशस्ति इट वॉज रिटन बाय हरिसेन के द्वारा लिखित है, और इसमें है कि आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणापथ के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया। क्लियर। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, और भी पॉइंट लिखाऊंगा, लेकिन पहले इतना पॉइंट दिमाग में रखना है कि गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके समय में गुप्त काल का विस्तार हुआ। इसकी जानकारी का स्रोत प्रयाग प्रशस्ति है, जो हरिसेन के द्वारा लिखित है। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, किसने? B.A. स्मिथ ने। अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखा दूंगा। B.A. स्मिथ ने कहा। क्यों कहा है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसे लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है, ये चर्चा हो चुकी है। लिच्छवी का नाती, तो लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। तो ग्रैंड सन ऑफ लिच्छवी, तो लिच्छवी का नाती। तो ये कौन था? समुद्रगुप्त था, क्योंकि समुद्रगुप्त की माता लिच्छवी राजकुमारी का विवाह हुआ था किससे? चंद्रगुप्त प्रथम से। और इसके कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं, समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं, जिस पर उसको बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है। बाघ के मुंह में हाथ दिए हुए राजा का चित्र है। तो व्याघ्र पराक्रम उस सिक्के वो, एक में इसको बीना बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये आता भी है कि ये क्या था? संगीतज्ञ था। हाँ, तो ये फॉन्ड ऑफ, जो बोल सकते हैं प्लेइंग वीणा, तो वीणा पर बजाने का शौकीन था। तो ये वीणा वादक और व्याघ्र पराक्रम। तो मेनी टाइप ऑफ जो कॉइन्स वी गेट फ्रॉम गुप्ता पीरियड, गुप्त काल से हम लोग बहुत तरह के सिक्के प्राप्त करते हैं। सिक्का जैसी आकृति है, उसके आधार पर उसका नामांकन किया जाता है। तब वीणा बजाते हुए राजा को दिखाया गया तो वीणा वादक हो गया, बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया तो व्याघ्र पराक्रम हो गया। तो इस तरह से तो याद रखेंगे। समुद्रगुप्त का काल कितना से कितना है? 335 से 375। तो एक पॉइंट लिख दीजिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद काच शासक बना। आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद
काच शासक बना, काच बिकेम द रूलर, काच शासक बना, काच शासक बना। समुद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद काच शासक बना, काच शासक बना, जिसे हटाकर हु वाज रिप्लेस्ड बाय समुद्रगुप्त, जिसे हटाकर समुद्रगुप्त ने, जिसे हटाकर समुद्रगुप्त ने शासन प्राप्त किया। समुद्रगुप्त बिकेम द किंग, गुप्ता किंग, समुद्रगुप्त शासक बना, समुद्रगुप्त शासक बना। क्लियर, समुद्रगुप्त शासक बना। अब याद रखेंगे ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, प्रयाग प्रशस्ति से ही हम लोग इसके बारे में जानते हैं। और प्रयाग प्रशस्ति के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, यह 33 पंक्तियों में लिखा गया है, 33 पंक्तियों का। तो एक पॉइंट लिखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति 33 पंक्तियों का अभिलेख है, अभिलेख है, 33 पंक्तियों का अभिलेख है। तो प्रयाग प्रशस्ति इज अ इंस्क्रिप्शन ऑफ 33 लाइन्स, 33 लाइन्स। और मजे की बात यह है 33 पंक्ति में एक ही सेंटेंस, 33 पंक्ति में एक ही सेंटेंस है कि गुप्त वंश का सबसे महान शासक समुद्रगुप्त, जिसने अपने भाई काज को हटाकर शासन प्राप्त किया, उसने न केवल, मतलब उसी में डायरेक्ट है, प्राप्त किया, तथा उसके द्वारा न केवल आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया गया, बल्कि दक्षिणावर्त के 12 शासकों को, दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया गया। उसने एक विशाल साम्राज्य, मतलब जितना सेंटेंस लिखा हुआ है ना कि तथा, ये मिला करके एक ही सेंटेंस में पूरा 33 पंक्ति में है, 33 लाइन्स, ओनली वन सेंटेंस। अगर ये भी पूछ सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति में कितने वाक्य हैं, तो केवल एक वाक्य है। लाइन कितना है, तो लाइन 33 है। ठीक है, 33 पंक्तियों का एक वाक्य है, एक वाक्य। तो ये भी एक पॉइंट लिख दीजिएगा, प्रयाग प्रशस्ति केवल एक वाक्य में लिखा गया, लिखा गया, केवल एक वाक्य में लिखा गया। समुद्रगुप्त के प्रशंसा की प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त की प्रशंसा की प्रशस्ति है, केवल एक वाक्य में। तो इन अ सेंटेंस, तो एक वाक्य में लिखा गया है, केवल एक वाक्य में लिखा गया। क्लियर, तो ये एक पॉइंट याद रखेंगे। और किस भाषा में है, संस्कृत में है, तो ये याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में लिखा गया है। अच्छा, आप लोग एक पॉइंट याद रखिएगा, संस्कृत का जो प्रमोशन हुआ ना, इसी टाइम में हुआ। संस्कृत जो वैदिक संस्कृत था, अपने बहुत ही मजबूत रूप में वैदिक संस्कृत जो है इसी काल में आया। तो वैदिक संस्कृत जो है अब उत्कृष्ट रूप में चला आया। और एक चीज याद रखिएगा, इस काल में सामान्य लोग प्राकृत भाषा बोलते थे, लेकिन जो राजा वर्ग होते थे ना, शासक वर्ग होते थे, वो संस्कृत भाषा बोलते थे, संस्कृत भाषा बोलते थे। क्लियर, तो प्रयाग प्रशस्ति 33 पंक्तियों का एक अभिलेख है, जिसमें समुद्रगुप्त का गुणगान किया गया। इसे किसने जारी किया, हरिसेन। इसी प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रयाग प्रशस्ति, V.A. स्मिथ कॉल्ड समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, इसी प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर। तो लिख दीजिएगा, V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त वाज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया बाय B.A. स्मिथ। क्लियर। अब ये संगीतज्ञ भी है, संगीत जानता है, वीणा वादक है, वीणा बजाना जानता है। इसने व्याघ्र पराक्रम सीख के चला है, व्याघ्र पराक्रम सीखे। एक पॉइंट वो दिमाग में रखना है कि B.A. स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। एक बार फटाफट इसके बारे में बोल दे रहा हूं, फिर अगले पे चलना है। पहले तो कौन आया, श्रीगुप्त। गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक और गुप्त काल का संस्थापक। गुप्त संवत वहीं से शुरू हुआ है। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आया काच, काच को हटा करके समुद्रगुप्त आया। इसके बाद आया रामगुप्त। रामगुप्त के बारे में एक अच्छी कहानी है, मजेदार कहानी है, तो उसको सुनते हैं हम लोग, तो याद रखेंगे। अब क्या हुआ कि समुद्रगुप्त के बाद शासक बना, समुद्रगुप्त के बाद शासक बना रामगुप्त। लिखिएगा, अच्छा पहले स्ट्रक्चर ही बना लीजिए, फिर उसको लिखा दूंगा। तो स्ट्रक्चर लिखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद जो एक शक्तिशाली शासक है, महान शासक है, वो कौन है, चंद्रगुप्त सेकेंड।
चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी, 380 से 412 ईस्वी। इसकी जानकारी का स्रोत, दो प्रमुख स्रोत, ऐसे तो बहुत सारे स्रोत हैं लेकिन यह दो प्रमुख स्रोत की चर्चा हम लोग करेंगे। एक देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा उदयगिरी गुहा लेख। उदयगिरी गुहा, देवी चंद्रगुप्तम इज अ बुक रिटन बाय विशाख दत्त, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई उपाधि है, पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम। एंड उदयगिरी गुहा लेख, गुहा मतलब केव, केव इंस्क्रिप्शन ऑफ उदयगिरी, केव इंस्क्रिप्शन ऑफ उदयगिरी, तो उदयगिरी का गुहा लेख, इसमें विजय अभियान की चर्चा मिलती है। तो चंद्रगुप्त प्रथम की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत देवी चंद्रगुप्तम है। तो इंफॉर्मेशन देवी चंद्रगुप्तम से जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम देवी चंद्रगुप्तम। और विजय अभियान, विक्ट्री की जानकारी किससे मिलती है? उदयगिरी गुहा लेख से, उदयगिरी गुहा लेख से, ठीक है, उदयगिरी गुहा लेख से। इसके बाद है, इसने टाइटल कौन सा लिया था, उपाधि कौन सी ली थी? विक्रमादित्य की उपाधि। और साकारी, शकों को पराजित किया था इसलिए साकारी। शक्रादित्य जो है ना, देखिएगा शक्रादित्य इनको भी बोला गया है, और शक्रादित्य स्कंदगुप्त को भी बोला गया है, और इसको भी साकारी बोला गया है, शक का नाश करने वाला। एक कहानी है, वो कहानी देवी चंद्रगुप्तम वाली सुनेंगे ना तब इसके बारे में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय काल कितना है? 380 से 412, 380 से 412। देखिए काल में मैंने बताया था चंद्रगुप्त प्रथम का है 319-20 से 334, 335 से 375 है समुद्रगुप्त का, और उसके बाद 380 से 412 है चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त द्वितीय का। इसके दरबार में दरबारी नवरत्न रहते थे, नवरत्न, 9 दरबारी विद्वान थे। देयर वेर 9 स्कॉलर्स इन हिज कोर्ट। इसके दरबार में 9 विद्वान थे, जिसको कि आपको पता ही होगा कि कालिदास है, पता है ना कौन कौन? 4 तो आप लोग को पता रहता है, 5 में दिक्कत है। जैसे कालिदास, वरामिहिर, कालिदास वरामिहिर, इसके बाद नहीं आर्यभट्ट इसके दरबार में थे, दरबारी विद्वान नहीं थे, आर्यभट्ट समकालीन है। वरामिहिर के बाद जो है धनवंतरी है, धनवंतरी, और धनवंतरी के बाद अमर सिंह है, अमर सिंह। ये 4 इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कालिदास लेखक हैं, वरामिहिर खगोलज्ञ हैं, धनवंतरी चिकित्सक है, अमर सिंह सेनापति है। इसके अलावा जो है ना छपनक के बाद देखिए, इसके बाद जो है छपनक है, फिर उसके बाद बेताल भट्ट है, उसके बाद शंकु है, आ जाएगा। ये एक पेज भी मैंने बना दिया है, ऐसे मैं अभी बता रहा हूँ कि जैसे मुझे याद है तो ऐसे आप लोग भी याद रख सकते हैं। वर रुचि है, तो छपनक, बेताल भट्ट, वर रुचि और घटपरकर हो गया 9 घटपरकर। हालांकि इसमें 4 ही इंपॉर्टेंट है, कालिदास, वरामिहिर, धनवंतरी और अमर सिंह। तो ये नवरत्न, दरबारी नवरत्न था इसके काल में। और इसी के काल में 399 ईस्वी में फाहियान भारत आया था, जिसने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा था, जिसने भारत को ब्राह्मणों का देश, भारत में मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा था। तो ब्राह्मणों का देश किसने कहा था? फाहियान ने कहा था। अब दिक्कत है, गुप्त शासकों को कुछ लोग ब्राह्मण भी सिद्ध करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे वैश्य सिद्ध किया है, क्लियर। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कितना है? 380 से 412 ईस्वी है, याद रखेंगे तो लिखिएगा। अभी इतना तो स्ट्रक्चर बना लिए ना, अब इसमें एक एक पॉइंट लिखिएगा, एकदम स्ट्रक्चर दिमाग में रहेगा ना तो छूटेगा नहीं, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड हो गया क्या? देवी चंद्रगुप्तम से इसकी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी किससे मिलती है? देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है। उदयगिरी गुहा लेख से इसके विजय अभियान की चर्चा मिलती है। इसने उपाधि कौन सा लिया था? विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, साकारी की उपाधि ली थी। इसके दरबार में 9 विद्वान थे, जिससे 9 दरबारी विद्वान, जिसे नवरत्न कहा जाता है, कालिदास, वरामिहिर, धनवंतरी, अमर सिंह, उसके बाद छपनक, बेताल भट्ट, शंकु, घटपरकर और वररुचि।
तो ये 9 विद्वान थे। फाहियान इसी के काल में आया था भारत, किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में, जिसने भारत को, मध्य देश को ब्राह्मणों का देश का। लिखिएगा, समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त शासक बना। आफ्टर द डेथ ऑफ समुद्रगुप्त रामगुप्त बिकेम द किंग। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त शासक बना। रामगुप्त बिकेम द किंग। रामगुप्त जिसकी पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी थी, जिसकी पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी थी। तो हिज वाइफ वॉज ध्रुव देवी। किसकी वाइफ ध्रुव देवी थी? रामगुप्त की वाइफ ध्रुव देवी थी। क्लियर? तो ध्रुव देवी रामगुप्त की वाइफ थी, पत्नी थी। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, वी कम टू नो अबाउट दिस स्टोरी थ्रू देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम से यह कहानी हम लोग को पता चलता है। क्या कहानी है? तो कहानी यह है कि समुद्रगुप्त के बाद एक कमजोर शासक रामगुप्त शासक बना था। उसी समय शक शासक ने हमला किया। तो इसकी बहुत खूबसूरत पत्नी थी। बोला जाता है कि जब आया था तो कुछ लोग मानते हैं कि ध्रुव देवी को ही प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया था। जब वो आक्रमण किया तो रामगुप्त भाग गया, तो उसकी पत्नी को उठा कर लेके चला गया। अब ये चीज जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को ठीक नहीं लगा कि भाभी को उठा कर लेके चला गया है। तो अब उसने नारी का भेष बनाया। वो शक शासक के पास जाता है, शक शासक की हत्या करता है। इसी संदर्भ में उसे शाकारी भी कहा जाता है, शक का नाश करने वाला शाकारी। तो वो प्राप्त करके ले, ध्रुव देवी को प्राप्त करके लाता। उसके बाद बोलता है अब ये शासक बनने लायक नहीं है, और तब ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है चंद्रगुप्त द्वितीय, और वो शासक बन जाता है। तो यानी भाभी से ही विवाह कर लिया और ये शासक बन गया। ये कहानी देवी चंद्रगुप्तम से पता चलता है। अच्छा, देवी चंद्रगुप्तम का लेखक कौन है? तो याद रखेंगे, देवी चंद्रगुप्तम का लेखक है कौन? अभी बताए थे, मुद्रा राक्षस कौन लिखा है? विशाख दत्त की 2 पुस्तक है, मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और एक देवी चंद्रगुप्तम है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में। ठीक है, तो लिख दीजिएगा, देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक की रचना, देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक की रचना। तो देवी चंद्रगुप्तम बुक वाज रिटन बाय, देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक की रचना विशाख दत्त ने की। देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक की रचना विशाख दत्त ने की। तो विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक की रचना किया, विशाख दत्त। क्लियर? तो विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक की रचना किया, विशाख दत्त। तो विशाख दत्त की 2 पुस्तकें हैं, एक तो क्या है, मुद्रा राक्षस है, दूसरा देवी चंद्रगुप्तम है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य शासक बना, और इसने देखिए 2 काम किया। एक तो क्या, इसके समय में कला और संस्कृति का बहुत उत्थान हुआ, साथ ही साथ ये भी योद्धा था, इसने भी कई क्षेत्रों को जीता। उदयगिरी गुहालेख से इसके विजय अभियानों की चर्चा मिलती है। तो पूरा का पूरा गुप्त काल जो है शासकों की कहानी ही है इसी में। तो ये हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। क्लियर? दरबारी नवरत्न थे। अच्छा, दरबारी नवरत्न में कौन कौन थे? तो ये मैंने अभी लिखा ही दिया था, फिर भी एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। दरबारी नवरत्न में कालिदास, वरामिहिर, धन्वंतरी के बाद अमर सिंह के बाद बेताल भट्ट, छपनक, शंकु, घटपरकर और वररुचि। तो 9 रत्न थे, 9 विद्वान थे। 9 विद्वान का नाम एकदम दिमाग में रहना चाहिए। कौन कौन? कालिदास, वरामिहिर, धन्वंतरी। कालिदास लेखक है, 7 महाकाव्य इसने लिखा है, उस बुक के बारे में भी पढ़ेंगे। वरामिहिर विद्वान है, इसकी भी कई पुस्तकें हैं, जिसमें पंच सिद्धांतिका बहुत फेमस है। इसके बाद धन्वंतरी चिकित्सक है, डॉक्टर है। अमर सिंह सेनापति है। ये लोग बाकी जो थे विद्वान थे, एंटरटेनर थे, जो कि दरबार में रहते थे। दरबार के नवरत्न थे, 9 विद्वान थे। क्लियर? तो नवरत्न किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में था। इसके बाद आता है कुमारगुप्त। अब कुमारगुप्त के बारे में ये कर लेंगे, स्ट्रक्चर बना लीजिए। अब देखिए, फिर याद रखेंगे, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त। ये महत्वपूर्ण शासक हैं, लेकिन तीनों के बीच में एक शासक है। समुद्रगुप्त के पहले काच था, चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले रामगुप्त था, और कुमारगुप्त के पहले गोविंदगुप्त था। तो वो अब बाद की बात है। तो याद रखिएगा कुमारगुप्त। वी कम टू नो अबाउट
कुमारगुप्त के बारे में जानते हैं, यानी कि उनकी प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। तो मंदसौर इंस्क्रिप्शन वाज रिलेटेड टू कुमारगुप्त के बारे में क्या, मंदसौर अभिलेख। एकदम याद रखिएगा, अभिलेख और उसका राइटर बराबर पूछता है क्वेश्चन, वो अभी मैं बताने जा रहा हूं। तो कुमारगुप्त के बारे में याद रखिएगा, कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख वत्स भट्टी के द्वारा लिखित है, क्लियर। तो वत्स भट्टी ने मंदसौर अभिलेख लिखा है, मंदसौर अभिलेख। वी कम टू नो अबाउट कुमारगुप्त थ्रू द मंदसौर इंस्क्रिप्शन। हालांकि मंदसौर अभिलेख के अलावा भी ग्वालियर अभिलेख भी इससे संबंधित है, इसी से संबंधित, याद रखेंगे, ग्वालियर अभिलेख भी इससे संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख भी किससे संबंधित है, वो कुमारगुप्त से संबंधित। तो और एक बात याद रखेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं कि अभिलेख मंदसौर अभिलेख है, अदरवाइज कुमारगुप्त के ढेर सारे अभिलेख हैं। सबसे ज्यादा अभिलेख जारी करने वाला, गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा अभिलेख जारी करने वाला कुमारगुप्त को ही माना जाता है। और इसी के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अब इसके रजत सिक्कों पर, इसका जो सिल्वर कॉइन है, इस पर मयूर की आकृति और अश्वमेध यज्ञ बना हुआ है। अश्वमेध यज्ञ मतलब यज्ञ है, बगल में घोड़ा है तो अश्वमेध यज्ञ हो गया, घोड़ा छोड़ा जाएगा, और घोड़ा के पीछे सैनिक है, मतलब छोटा सा जैसे घोड़ा के पीछे सैनिक है, वहाँ यज्ञ वेदिका है, तो उसी का मतलब हो गया अश्वमेध यज्ञ। इसकी उपाधि थी महेंद्रादित्य थी। कुमारगुप्त की उपाधि क्या थी, महेंद्रादित्य थी। और इसके समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ कुमारगुप्त के समय में इसकी स्थापना हुई थी, और जिसको नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब एक एक पॉइंट को दिमाग में रखते हैं। कुमारगुप्त की जानकारी का स्रोत, सबसे प्रमुख स्रोत कौन है, मंदसौर अभिलेख। मंदसौर इंस्क्रिप्शन वाज रिटन बाय वत्स भट्टी। जैसे कि समुद्रगुप्त की जानकारी का स्रोत है प्रयाग प्रशस्ति किसने जारी किया था, हरिसेन ने। वैसे ही कुमारगुप्त की जानकारी का स्रोत मंदसौर अभिलेख किसने जारी किया, वत्स भट्टी ने। तो लिखिएगा, पॉइंट लिखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गोविंद गुप्त शासक बना, जिसे हटाकर हु वाज रिप्लेस्ड बाय कुमारगुप्त, जिसे हटाकर। तो आफ्टर चंद्रगुप्त सेकेंड गोविंद गुप्त बिकेम द किंग, गोविंद गुप्त शासक बना, जिसे हटाकर हु वाज रिप्लेस्ड बाय, जिसे हटाकर कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त बिकेम द किंग, कुमारगुप्त शासक बना, क्लियर। तो गोविंद गुप्त को हटाकर कुमारगुप्त शासक बना। और कुमारगुप्त की जानकारी का स्रोत क्या है, मंदसौर अभिलेख, ठीक है। कुमारगुप्त और कुमारगुप्त के संदर्भ में याद रखिएगा कि गुप्त शासकों में इसने सर्वाधिक अभिलेख जारी किए थे। तो एक पॉइंट लिख दीजिएगा, गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त ने जारी किए थे। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त ने जारी किए थे। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख, मैक्सिमम इंस्क्रिप्शंस वेयर इशूड बाय कुमारगुप्त द गुप्ता रूलर्स। तो गुप्ता शासकों में एमोंग द गुप्ता रूलर्स, गुप्ता शासकों में सबसे ज्यादा अभिलेख जारी किया गया था कुमारगुप्त के द्वारा जारी किया गया था, क्लियर। कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख और भी ढेर सारे अभिलेख हैं इससे रिलेटेड, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मंदसौर। और राइटर के संदर्भ में 4 अभिलेख हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बाद में मैं बताऊंगा। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन है, मंदसौर अभिलेख का लेखक वत्स भट्टी है, उसका एहोल अभिलेख का लेखक रवि कीर्ति है, और फिर बाद में आएगा देवपाड़ा अभिलेख का लेखक धोई है, विजय सेन के काल का। ये चारों जब बताऊंगा ना राजपूत काल, तो उसमें फिर से चारों को मैं बताऊंगा, चारों अभिलेख का राइटर, मतलब ताकि एकदम दिमाग में बैठ जाए। बार बार अगर करेंगे चीजों को तो चीजें जो है दिमाग में बैठ जाएंगी, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्लियर। तो कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त के बाद कौन है, स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के बारे में लिख दीजिएगा। स्कंदगुप्त को पहले स्ट्रक्चर से पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में और पढ़ेंगे पॉइंट। तो स्कंदगुप्त के यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे। अच्छा, प्रमुख अभिलेख में उपाधि लिख दीजिएगा, में उपाधि। इसका जो उपाधि है ना, प्रमुख अभिलेख में उपाधि,
एक मिनट, इसको थोड़ा ठीक कर लेना है, इसको ऐसे ठीक करना है। देखिए पहले तो प्रमुख अभिलेख वाला अलग बनेगा और एक बनेगा यहाँ पर, एक जो बन जाएगा ना, ये बन जाएगा उपाधि वाला, उपाधि। ये जो उपाधि वाला बनेगा ना, उपाधि वाला, तो ये उपाधि वाला में उसको जोड़ दीजिएगा, उपाधि वाला में जोड़ दीजिएगा इसको, ये वाला। हाँ, अभिलेख जो है ना, अभिलेख वाला में तो प्रमुख अभिलेख ऐसे ऊपर में दे रहा हूं। प्रमुख अभिलेख कौन कौन सा, तो 1 2 3 4 भाग में बांटिएगा। प्रमुख अभिलेख कौन कौन है, तो एक तो जूनागढ़ अभिलेख है प्रमुख अभिलेख में, एक तो जूनागढ़ अभिलेख है प्रमुख अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख के बाद और अभिलेख इससे रिलेटेड कौन सा है, तो भीतरी अभिलेख है, भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख है। इसी से रिलेटेड एक कहोम अभिलेख है, कौन सा है, कहोम अभिलेख है, कहोम अभिलेख। तो अभिलेख में ये 3 अभिलेख याद रखिएगा, कहोम अभिलेख। क्लियर, तो 3 इंस्क्रिप्शंस रिलेटेड टू, तो स्कंदगुप्त से संबंधित 3 प्रमुख अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, कहोम अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, कहोम अभिलेख, तो 3 प्रमुख अभिलेख है जो स्कंदगुप्त से संबंधित है। स्कंदगुप्त की उपाधि कौन सी है, शक्रादित कहोम अभिलेख में, और आर्य मंजूश्री मूलकल्प बुक में इसका उपाधि है देवराय, देवराय कहा गया है इसको। इसके बाद इसकी जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें सुदर्शन झील के मरम्मती की चर्चा है कि इसके काल में सुदर्शन झील की मरम्मती हुई थी। और इसके बाद इसने हुनों के आक्रमण को विफल किया, चीनी सांग सम्राट के दरबार में दूत इसने भेजा था, और इसकी उपाधि हो गया शक्रादित्य, हो गया शक्रादित्य, देवराय, ये 2 इसकी उपाधि। तो स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त यानी गुप्त शासकों में अंतिम शक्तिशाली शासक जो था वो स्कंदगुप्त था, अंतिम शक्तिशाली शासक स्कंदगुप्त था। क्लियर, एक एक पॉइंट को एकदम दिमाग में बैठा लेना है। तो गुप्त शासकों में अंतिम शक्तिशाली शासक स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त से संबंधित प्रमुख अभिलेख कौन कौन है, कहोम अभिलेख, भीतरी अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। तो अमॉन्ग द गुप्ता रूलर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर वाज, लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर वाज, अंतिम महत्वपूर्ण शासक स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। देयर आर सम इंस्क्रिप्शंस रिलेटेड टू स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त से संबंधित कुछ अभिलेख हैं, जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, कहोम अभिलेख। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, भीतरी इंस्क्रिप्शन एंड कहोम इंस्क्रिप्शन। देयर आर सम टाइटल या सम जो नेम ऑफ स्कंदगुप्त, अदर नेम ऑफ स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का अन्य नाम है शक्रादित्य और देवराय, शक्रादित्य और देवराय है। कहोम अभिलेख में शक्रादित्य और देवराय दिया हुआ, आर्य मंजूश्री मूलकल्प एक जैन बुक है उसमें दिया हुआ है। और जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि इसके काल में सुदर्शन झील की मरम्मती हुई थी, सुदर्शन लेक वाज रिपेयर्ड इन द पीरियड ऑफ जूनागढ़। इसको छोड़ दीजिए, इसके बाद वाला, ठीक है। तो सुदर्शन झील की मरम्मती इसके काल में हुई थी। इसने हुनों के आक्रमण को विफल किया था। द अटैक ऑफ हुन वाज मेड फेल्योर बाय स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने क्या किया, अनसक्सेसफुल किया हुनों के आक्रमण को। एंड ही सेंट जो कह सकते हैं कि इसने एक अपना मतलब कि एम्बेसडर ग्रुप भेजा था, किसके पास भेजा था, चीनी सांग शासक के पास, चीनी सांग से, इन द कोर्ट ऑफ चाइनीज सांग रूलर, चाइनीज सांग रूलर। क्लियर, तो ये हो गया आपका स्कंदगुप्त। क्लियर ना। इसमें एक पॉइंट ये करेंगे कि स्कंदगुप्त के संदर्भ में लिखिएगा, स्कंदगुप्त के काल में, इन द पीरियड ऑफ स्कंदगुप्त, सौराष्ट्र का गवर्नर, सौराष्ट्र का गवर्नर पर्णदत्त था। सौराष्ट्र का गवर्नर पर्णदत्त था। पर्णदत्त वाज द गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र, सौराष्ट्र का गवर्नर पर्णदत्त था। क्लियर, सौराष्ट्र का गवर्नर पर्णदत्त था, पर्णदत्त, पर्णदत्त। तो गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र वाज पर्णदत्त। सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था, पर्णदत्त था। क्लियर, तो किसके समय में, स्कंदगुप्त के समय में। स्कंदगुप्त के समय में सौराष्ट्र का गवर्नर पर्णदत्त था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने, सन ऑफ पर्णदत्त चक्रपालित,
पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने, सन ऑफ पर्णदत्त चक्रपालित, पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील की मरम्मती करवाई, रिपेयर्ड सुदर्शन लेक, सुदर्शन झील की मरम्मती करवाई। तो सुदर्शन झील की मरम्मती किसने करवाया? चक्रपालित ने। चक्रपालित कौन था? पर्णदत्त का पुत्र था। पर्णदत्त कौन था? सौराष्ट्र का गवर्नर था। ठीक है, तो सौराष्ट्र का गवर्नर। अब याद रखेंगे ये सुदर्शन झील, मैंने कहा था कि सुदर्शन झील आपको जो है याद रखना है। ये सुदर्शन झील है ना, इसका निर्माण किसके समय में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। एक काम करेंगे, इसको ऐसे दिमाग में रखेंगे। हालांकि मैंने पहले भी बताया, 1 2 3 4 4 शासक इससे संबंधित हैं। पहला तो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त था। पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, कंस्ट्रक्शन करवाया था। इसके बाद आया अशोक के काल में तुषास्प था वहां का गवर्नर। सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? तुषास्प था। और तुषास्प ने मरम्मती करवाई थी। किसकी? सुदर्शन झील की। इसके बाद रुद्रदामन के समय में सुविशाख था, सौराष्ट्र का गवर्नर सुविशाख था। और तब आ गया स्कंदगुप्त के समय में कौन था गवर्नर था पर्णदत्त। लेकिन पर्णदत्त ने नहीं करवाया, पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने मरम्मती करवाया था। तो ये पॉइंट दिमाग में रखना है। सुदर्शन झील का निर्माण किसके समय में हुआ था? सुदर्शन लेक वाज कंस्ट्रक्टेड इन द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। पुष्यगुप्त वाज द गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र हु हैड कंस्ट्रक्टेड सुदर्शन लेक, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इन द टाइम पीरियड ऑफ अशोक के काल में तुषास्प वाज द गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र हु हैड रिपेयर्ड सुदर्शन लेक, जिसने सुदर्शन झील की मरम्मती करवाई। और रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, पुनर्निर्माण भी कर सकते हैं। इन द पीरियड ऑफ रुद्रदामन के काल में सुविशाख वाज द गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र, सुविशाख सौराष्ट्र का गवर्नर था जिसने सुदर्शन झील की मरम्मती करवाया। एंड इन द टाइम पीरियड ऑफ स्कंदगुप्त पर्णदत्त वाज द गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र, पर्णदत्त सौराष्ट्र का गवर्नर था जिसके पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील की मरम्मती करवाई थी। एकदम दिमाग में एक एक चीज को बैठा लीजिए, इतने फैक्ट्स हैं। बोला जाता है ना कि इतिहास भूगोल दोनों व्यवहार, आत्म पर ये सुबह सफा। तो हाँ, इतने फैक्ट्स हैं कि भूल लेंगे तो जरूर, इसीलिए बार बार रिवीजन की जरूरत है। मैंने जब बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो उसी समय से मैं चर्चा कर रहा हूँ सुदर्शन झील की। अब तो रटा गया होगा वही, इसीलिए जितना तुषास्प TUSHASP तुषास्प। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्कंदगुप्त के बाद सुदर्शन झील, ये अभी तुरंत बताए हैं सुदर्शन झील के बारे में। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, सेम चीज बता चुका हूँ, सिर्फ रटना है, याद करना है। सुदर्शन झील, सुदर्शन लेक कहाँ है? गिरनार माउंटेन पे, गिरनार पर्वत पर, पता है ना? गिरनार पर्वत कहाँ है? सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र, काठियावाड़, सौराष्ट्र में काठियावाड़ जिला बोला जाता है, सौराष्ट्र में है गिरनार पर्वत। और गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था पुष्यगुप्त ने। निर्माण करवाया था किसने? पुष्यगुप्त ने निर्माण करवाया था। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। और इसकी मरम्मती करवाई गई थी ये अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त के काल में। इन लोगों के काल में इसकी मरम्मती करवाई गई थी। और इसी में याद रखेगा कि कौन था? तो यहाँ पर तुषास्प था सौराष्ट्र का गवर्नर, सुविशाख था सौराष्ट्र का गवर्नर, पर्णदत्त था सौराष्ट्र का गवर्नर। किसके काल में? अशोक के काल में तुषास्प, रुद्रदामन के काल में सुविशाख और स्कंदगुप्त के काल में पर्णदत्त। लेकिन पर्णदत्त ने नहीं करवाया था, पर्णदत्त का पुत्र था चक्रपालित, और चक्रपालित ने ही क्या किया था? मरम्मती करवाया था सुदर्शन झील का। क्लियर? दिमाग में रहेगा। अब एक और पॉइंट है गुप्त काल को, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा ना, गुप्त काल को
स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्ता पीरियड इज नॉन एज गोल्डन पीरियड। गुप्ता पीरियड इज नॉन एज गोल्डन पीरियड। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। किंतु इसे स्वर्ण युग केवल कला संस्कृति, इसे स्वर्ण युग केवल कला एवं संस्कृति, स्वर्ण युग कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कहा जा सकता है। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कहा जाता है स्वर्ण युग। स्वर्ण युग किस क्षेत्र में कहा जाता है? कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में स्वर्ण युग कहा जा सकता है। तो स्वर्ण युग कहा जा सकता है कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में स्वर्ण युग। तो गोल्डन पीरियड, गुप्ता पीरियड इज नॉन एज गोल्डन पीरियड, बट इट वाज अ गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट एंड कल्चर, फॉर आर्ट एंड कल्चर। आर्ट और कल्चर के लिए गुप्त काल था। एक तरह से कह सकते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अर्थ में यह स्वर्ण युग था। ये भी लिख सकते हैं इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इट वाज ए गोल्डन पीरियड, यह स्वर्ण युग था। लेकिन याद रखेंगे राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से यह स्वर्ण युग नहीं था। इट वाज नॉट अ गोल्डन पीरियड इफ इट इज डिफाइंड पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। राजनीतिक और आर्थिक रूप में स्वर्ण युग नहीं था, क्योंकि केंद्रीकृत सत्ता का पतन हो चुका था, विकेंद्रीकृत सामंतवाद का उत्थान हो गया था। तो राजनीतिक केंद्रीकरण नहीं है, यानी एकीकरण की प्रवृत्ति नहीं दिखती है। इसी के बाद देखिए राजपूत काल आया तो बहुत छोटे छोटे राजवंश, और उसी के वजह से अगर देखा जाए तो इस्लामिक राज्य की भारत में स्थापना हुई। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ जीत पाया, क्योंकि यहाँ कोई एक शक्तिशाली शासन नहीं है। तो राजनीतिक रूप में यह क्या है कि एक, हाँ, राजनीतिक अर्थों में गोल्डन एज नहीं कर सकते हैं, गोल्डन पीरियड नहीं कर सकते हैं, और आर्थिक में भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हालांकि सबसे ज्यादा सोने का सिक्का गुप्तों ने चलाया, लेकिन उसमें मिलावट थी, उसमें मिलावट थी। तो ये कहा जा सकता है कि आर्थिक स्थिति भी खराब थी और राजनीतिक स्थिति भी खराब थी, यानी कोई केंद्रीकृत शासन नहीं है। इसी में मैंने बताया था कि कला एवं संस्कृति, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इन सब अर्थों में कहा जा सकता। इसी काल में 7 महाकाव्य कालिदास ने लिखा था, 7 भी। तो कालिदास की जो पुस्तकें हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कालिदास की पुस्तकें, कालिदास की 7 पुस्तकें एकदम रट जाइए। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम। सबके बारे में मैं अभी बताऊंगा, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, याद रखना है। तो मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, क्लियर। तो इतनी पुस्तकें हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान है ना है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, तो ये सब की कहानी है। अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी सबको पता है, राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी पता है ना। शकुंतला की कहानी जिसमें कि राजा दुष्यंत वन में जाता है, वो शकुंतला से प्रेम हो जाता है, फिर उससे विवाह हो जाता है, लेकिन फिर वो आता है तो भूल जाता है उसको, और भूल जाता है, लेकिन उसको एक अंगूठी दे के आया था। अब वो आती है जब, तो उससे पूछता है तो, और अंगूठी उसके हाथ से गिर जाता है, मछली खा जाती है। सब कहानी सब खूब पढ़े हैं, खूब देखे हैं। तो वही जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का है। बाद में जब अंगूठी, एक मछुआरा जब मछली पकड़ता है, वो अंगूठी देखता है तो सोचता है कि इतना अमूल्य अंगूठी है, राजा के पास चला जाए। राजा को पहुंचाता है तो अंगूठी को देखकर उसको याद आ जाती है शकुंतला की। फिर शकुंतला से मिलने जाता है राजा, तो वहां देखता है कि एक बालक जो है शेर से लड़ रहा है, वही था भरत, दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत, जिसके नाम पर भारतवर्ष नाम रखा गया है। तो शकुंतला और दुष्यंत की कथा कहाँ है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। ऋतु संहारम में सभी ऋतु, जैसे 4 ऋतुएं हैं ना, वर्षा, गर्मी, जो हाँ शरद ऋतु, बसंत ऋतु, तो शीत ऋतु, बसंत ऋतु, तो चारों ऋतु की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, वो जो ऋतु संहारम में दी गई हैं। ऋतु संहारम। मेघदूतम में, मेघदूतम में मतलब कि प्रेमी कहीं और रह रहा है, प्रेमिका जो है मेघ को दूत बना करके संदेश भेजती है, वो मेघदूतम में कहानी है।
फिर कुमार संभव जो है, कुमार संभवम, ये कार्तिकेय के जन्म की कथा है। शिव के एक पुत्र थे कार्तिकेय, तो कार्तिकेय के जन्म की कथा से संबंधित है कुमार संभवम, कुमार संभवम। रघुवंशम राम कथा से संबंधित है। मालविका अग्निमित्र में मालविका और अग्निमित्र, अग्निमित्र जो था शुंग वंश का शासक अग्निमित्र, उनके बीच का प्रेम कथा है मालविका अग्निमित्रम। और विक्रमोर्वशीयम में विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया विक्रमोर्वशीयम में। तो कालिदास की पुस्तकें, ये 7 पुस्तकें हैं जिसको 7 महाकाव्य भी कहा जाता है। तो ये आपका हो गया गुप्त काल। गुप्त काल में इतना ही रखते हैं हम लोग। गुप्त काल में, इस गुप्त काल के बाद हम लोग गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर काल से रिलेटेड। तो अभी हम